आइए दोस्तों, हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस एंड प्रोफेशन के चार्जिंग सेक्शन 28 को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चार्जिंग सेक्शन के 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आज ये देखो, पांचवा पॉइंट आपके सामने दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इन पार्टनरशिप फर्म, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीवीपी इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जिंग सेक्शन 28 ये बोलता है कि अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में कोई भी रेमुनरेशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, तो ये सारे टैक्सेबल होंगे, लेकिन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को इस इनकम के बदले उनके अपने बिजनेस इनकम में इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। जबकि इसी का दूसरा पॉइंट देखेंगे पार्टनरशिप फर्म का ही। यहाँ बोल रहा है कि प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म टैक्सेबल इन पीजीवीपी इन द हैंड ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा वो पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। तो इससे दो बात समझ में आती है कि अगर पार्टनरशिप में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन वगैरह चार्ज होता है तो उसको हम लोग पार्टनर्स के हैंड से, पार्टनर्स के इनकम में से टैक्स पे करेंगे। जबकि जो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को फर्म के इनकम में से क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। 28 सेक्शन 28 का ही एक और पॉइंट है, देखेंगे। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, किसके अकाउंट पे बोला है, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी एंड अदर कंपनी। अदर कंपनी मीन्स होता है फॉरेन कंपनी। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर बिजनेसमैन क्या करता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से किया हुआ है, अब उसका अभी टर्मिनेशन करता है, समाप्त करता है, उसको ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करता है और उसके बदले उसे कोई इनकम रिसिप्ट होता है, ठीक है, तो उस इनकम को भी टैक्स लगाया जाएगा पीजीवीपी हेड के अंतर्गत। ऐसा ही कुछ होता है टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म एंड इंडियन एजेंसी। तो इनको ये भी अगर कोई अपने एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं उसमें, और उस पर कोई इनकम जनरेट होता है, तो वैसी स्थिति में भी क्या होगा, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा पीजीवीपी हेड के अंतर्गत। फिर 28 का ही एक और पॉइंट है, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैनेजमेंट का वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखिए, पहले एमटीएनएल था और या बीएसएनएल ले लो, तो बीएसएनएल वाले ने क्या बोला रिलायंस वाले से कि देखिए आपके पास कौन सा मैनेजमेंट है कि आप अपने बिजनेस को इतना डेवलप कर रहे हैं, उसमें से जो कमिटी में आपके पास मैनेजर्स है, उस मैनेजर में से कुछ काबिल मैनेजर को हमें दे दीजिए। और गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाया तो ठीक है, उसके बदले में हम क्या करेंगे, कंपनी को जो लॉस होगा उसका पेमेंट किसको कर देंगे, आपको कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट जो है वो रिलायंस को पेड करने की बात करती है। अब रिलायंस वाले अपने मैनेजर को उनके पास भेजते हैं, ठीक है, तो उससे जो इनकम जनरेट हुआ वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा रिलायंस कंपनी के लिए अंडर द हेड पीजीवीपी। ठीक है। उसके अलावा एक और बात है, वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट में एक और टर्म इसके आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर उसी मैनेजर को रिलायंस वाले बोलते हैं कि ठीक है, जो पेमेंट मिलता है वो तुम रखो और उसके अलावा कुछ और पेमेंट हम देते हैं, जाओ और सरकार को और बर्बाद करके आओ, तो उस बेसिस पर जो मैनेजर को पेमेंट मिलेगा तो उसके हैंड से भी ये इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, एनी कंपनसेशन ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है इस पॉइंट में बोलना चाहता है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर किसी बिजनेस को क्या करता है, कोई बिजनेस एक्टिविटी को इंडिया में नहीं करेगा, उसके बदले कोई पेमेंट मिलेगा। ये लिखा हुआ है कैरिंग आउट, पहले तो यहाँ से आप लेंगे, फॉर नॉट कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अगर कोई एक बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में नहीं करेगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, कुछ पेमेंट करेंगे उसको बिजनेस नहीं करने के लिए, तो वैसे इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। से मान लो कि एक
जो मान लो राइटोमीटर कोई पेन का कंपनी है, वो किसी दूसरे पेन के कंपनी को बताता है कि देखिए आप ये इस बिज़नेस को मेरे यहाँ नहीं करिए, या नटराज वाले को बोला कि देखो तुम पेंसिल बनाना हमारे इंडिया में छोड़ दो, इसके बदले में हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। तो जो 1 करोड़ नटराज वाले को मिला राइटोमीटर वाले से, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, नटराज वाले के लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, तो बिजनेस नहीं करेगा। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं, शेयरिंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स। कोई अपने राइट्स को अगर क्या करता है, शेयर नहीं करता है, तो उसके बदले में जो पेमेंट मिलता है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, उसके बदले भी जो पेमेंट मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड। अच्छा, ये हुआ क्या, इसका मतलब हुआ कि आप कोई फार्मूला जानते हैं और उस फार्मूला से किसी बड़े कंपनी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उस फार्मूला, अब उस कंपनी वाले को पता लग गया कि आप अगर फार्मूला बता देंगे जो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा और उस कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो वो कंपनी वाले आपको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपका इनकम हो गया, तो ये भी इनकम आपको अंडर द हेड पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं सेक्शन 29 का। तो सेक्शन 29 क्या बोलता है, हाउ टू कंप्यूट पीजीवीपी। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये सेक्शन ना सीधे हमें बताती है कि आप फॉलो करो सेक्शन 30 to 43D, तब आपको पीजीवीपी कैलकुलेट करने आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 30 देखते हैं पीजीवीपी का। तो सेक्शन 30 जो बात करती है वो बिल्डिंग के यूज़ के बारे में बात करती है। बोल रहा है यहाँ देखिए, बिल्डिंग यूज़ फॉर ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, कोई बिल्डिंग यूज़ करते हैं अपने बिजनेस या प्रोफेशन में, तो उसमें लगने वाले रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज, उसके रेट एंड इंटरेस्ट और इंश्योरेंस क्या होंगे, आपको डिडक्शन मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसको आप एक्सपेंस मान सकते हैं। कौन सा एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, तो यहाँ नीचे में दिया हुआ है, एक्सेप्ट कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे, जो उस बिल्डिंग के कॉस्ट को बढ़ाता होगा खर्चा, वैसे खर्च को हम खर्च नहीं मानते हैं, मीन्स इसको हम एक्सपेंस में अलाउड नहीं करेंगे। बाद बाकी आप अलाउड किसको कर सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेट एंड टैक्स और इंश्योरेंस को। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेक्शन 30। सेक्शन 31 में जो बात करता है वो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्चर्स के बारे में बात करता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी वही बात है, रिपेयर, इंश्योरेंस आपका अलाउड होता है, मतलब एक्सपेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें रेंट और रेट्स भी दिया हुआ है। लेकिन आप एक बात जान लो, रेंट और रेट्स को ना, जो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्चर पर लिया गया है, इस रेंट एंड रेट्स को इसमें सेक्शन 31 में अलाउड नहीं किया जाता है, तो 37 इसको क्या करते हैं, अलाउड कर देते हैं। 37 रेसिडुअल सेक्शन होता है। ठीक है, रेसिडुअल सेक्शन का मतलब होता है, ये सेक्शन बताता है कि अगर किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंस को, दूसरा ये एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में हुआ हो, तीसरा पर्सनल नेचर का नहीं हो, और नंबर 4 जो कोई सेक्शन 30 से लेके 36 तक अलाउड नहीं करता है, तो 37 बोलता है कि मैं हूँ ना, और उसको क्या कर देती है, उस एक्सपेंस को अलाउड कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था 31 सेक्शन, और दूसरा 37 रेसिडुअल सेक्शन के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 33AB। ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सेक्शन, बहुत स्टूडेंट को इसमें बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इसको आसान बनाते हैं। देखिए इसमें क्या बात होता है, टी, कॉफ़ी और रबर डेवलपमेंट रिजर्व का बात होता है। ठीक है, तो टी, कॉफ़ी और डेवलपमेंट जो मैन्युफैक्चर करता है, इसका क्रिएशन करता है, ठीक है, खेती करने के बाद उन लोगों को कुछ अलग रिजर्व में अमाउंट डिपॉजिट करने पर छूट मिल जाती है, जितना आप रिजर्व डिपॉजिट करते हैं, या 40% ऑफ प्रॉफिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना छूट मिलता है, लिखा हुआ है, नंबर 1 अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, या दूसरा मैक्सिमम 40% ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज़ लोअर। इस दोनों में से जो कम होगा उस पर डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अलाउड कब होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। ये अलाउड तब होगा, यहाँ सॉरी एसबीआई दिख रहा है ना, एसबीआई या नाबार्ड दोनों हो सकता है। तो एसबीआई या नाबार्ड बैंक अकाउंट, अप्रूव्ड अकाउंट में जो किसी अप्रूव्ड हो, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड या रबर बोर्ड डेवलपमेंट अकाउंट से क्या हो, अप्रूव्ड हो, तब इसे क्या करेंगे, डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, इस डिपॉजिट को कब किया जाए, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा है 6 मंथ आफ्टर, आप इसको विदिन मानो, तो विदिन प्रीवियस ईयर
जो प्रीवियस ईयर है ना, 31 मार्च जो होता है जब आपका टैक्स देने की तारीख होती है, तो उस डेट से 6 महीना बाद तक आप डिपॉजिट कर सकते हो, बात नंबर 1। दूसरा, या तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस दिन तक, तो इन दोनों में जो पहला डेट होगा उस डेट तक में क्या कर लेंगे, विच एवर इज अर्लियर यहाँ लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से जो पहला डेट आएगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे दिया हुआ है कि जो रिजर्व है उसको कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहला, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं वैसा एसेट्स पे जो 100% डेप्रिसिएबल हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एसेट्स, फिक्स एसेट्स जिस पर 100% डेप्रिसिएशन लगता हो, उस फिक्स एसेट्स को आप इस रिजर्व को यूज़ करके नहीं खरीद सकते हैं। दूसरा दूसरा है कि अगर 11th शेड्यूल में कोई एसेट मेंशन है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कोई मशीन तंबाकू बनाने में, सिगरेट बनाने में, पान में, तो जो भी आपका मादक पदार्थ है उसमें यूज़ किया जाता है, तो वैसे स्थिति में आप वैसे एसेट्स को आप नहीं खरीद सकते इस रिजर्व को यूज़ करके। ठीक उसी तरीके से एसेट्स रिलेटेड टू ऑफिस यूज़ में होने वाले जैसे एसी वगैरह हो गया, तो उन सारे एसेट्स को नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एक्सेप्ट कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर आप खरीद सकते हैं इस रिजर्व को यूज़ करके। आगे बोला है एसेट्स रिलेटेड टू रेसिडेंशियल एंड गेस्ट हाउस पर्पस या यूज़। ठीक है, तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप कोई एसेट्स या गेस्ट हाउस पर्पस के लिए कोई एसेट्स नहीं खरीद सकते हैं इसको यूज़ करके। ठीक है, और बोल रहा है कि अमाउंट कैन बी विड्रॉन, कब कब विड्रॉन कर सकते हैं, जब एसीसी का डेथ हो जाए, टैक्स देने वाले का डेथ हो जाए खुद, तब। दूसरा, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या हो, पार्टीशन हो जाए, वैसी स्थिति में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं खुद ब खुद। यहाँ पर हमने लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और यहाँ देखो हमने गलत का टिक मार्क किया। इसका मतलब ये हो गया कि आप जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन होता है, मान लो कि टी रबर और कॉफ़ी का बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में और उसका डिसोल्यूशन हो गया, तो ऐसे स्थिति में आप विड्रॉ नहीं कर सकते इस पैसे को। फिर बोला लिक्विडेशन ऑफ कंप्यूटर कंपनी, अच्छा कंपनी के लिए लिक्विडेशन में अलाउड है, आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद करने पर भी आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, याद रखेंगे इस बात को। कुछ बात और बता दें, अगर इस पैसे का आप कोई मशीन खरीदते हैं, ठीक है, और उस मशीन को अगले 8 वर्ष तक यूज़ कर लिए, तो उसके बाद उसको बेच सकते हैं या कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि उसके 8 साल के पहले अगर कभी बेचते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर फिर इस रिजर्व का डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। बात नंबर 2, अगर जो एसेट आप परचेज़ किए हैं उसे 8 साल के पहले गवर्नमेंट को दे देते हैं, अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे देते हैं, या आपका कंपनी कोई दूसरा कंपनी टेक ओवर कर लेता है, तो वैसी स्थिति में आपका एसेट ट्रांसफ़र हो सकता है और रिजर्व का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सेक्शन का बात करते हैं। सेक्शन 33A साइट रेस्टोरेशन फंड होता है। ये साइट रेस्टोरेशन क्या होता है, तो ऐसा साइट रेस्टोरेशन फंड का मतलब है कि उन्हें मिलता है जो गैस, पेट्रोलियम, ऑयल, इस सब सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, उसके खनन में काम करते हैं, उसके लिए जो खर्च आते हैं, तो उस बिजनेस में आपको वो सारा रूल अप्लीकेबल होगा इस रिजर्व के बेनिफिट लेने के लिए जो आपने अभी टी, कॉफ़ी और रबर बोर्ड डेवलपमेंट में लिया था। ठीक है, इसमें चेंजेस क्या हो जाता है, चेंजेस सिर्फ इतना होता है कि वहाँ 40%, आप देख सकते हैं मैक्सिमम 40% ऑफ प्रॉफिट का बेनिफिट मिलता था, यहाँ 20% ऑफ बिजनेस का मिलेगा बेनिफिट। दूसरा, यहाँ पर 6 मंथ या जो एक्स्ट्रा डेट दिया गया था डिपॉजिट करने का, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि फिनंशियल ईयर जब ख़त्म होगा तब आपको अमाउंट डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं सेक्शन 32, हमने पीछे छोड़ दिया था, ये सागर में गागर का काम करेगा। सेक्शन 32 डेप्रेसिएशन का। ठीक है, तो डेप्रेसिएशन पे डिस्कस करेंगे हम लोग कल। ठीक है, तब तक के लिए बाय।